नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में खबर अलवर से। अलवर में राजगढ़ चेयरमैन को निलंबित करने से बीजेपी में रोष है। अब बीजेपी के राजगढ़ चेयरमैन को निलंबित करने से पार्टी में गुस्सा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राजगढ़ विधायक को निलंबित करने की मांग विधायक के इशारे पर कहा है कि विधायक के इशारे पर मंदिर तोड़े गए और मकान दुकान तोड़े गए। जिलाध्यक्ष ये भी कहा कि बेटे को रेप के केस में फंसे होने के कारण राज्य सरकार पर दबाव बनाया गया। बड़ी खबर है, अलवर में राजगढ़ चेयरमैन को निलंबित करने से बीजेपी में अब गुस्सा। बीजेपी के राजगढ़ चेयरमैन को निलंबित करने से बीजेपी में आक्रोश। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राजगढ़ विधायक को निलंबित करने की मांग की थी। विधायक के इशारे पर यह कहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अब राजगढ़ विधायक को निलंबित करने की मांग की है। कहा कि विधायक के इशारे पर मंदिर और मकान दुकानें तोड़े गए। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कही ये बात। साथ ही कहा कि बेटे को रेप केस में फंसे होने के कारण राज्य सरकार पर यह दबाव बनाया गया। सरकार के द्वारा जो जवाहरीलाल मीणा जी हैं, जिनके बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और उस नाबालिग बालिका ने अपने 164 के बयान में बाकायदा उनके बेटे का नाम लिया हुआ है, लेकिन उसको छुपाने के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आदरणीय गहलोत जी को प्रेशर में लाकर उसको उस बालिका के जो बयान 164 का है उसको दबाकर और अपने बेटे को का नाम निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी वास्ते ये सारा काम, जिससे कि लोगों का ध्यान उसमें से हट जाए और ध्यान सब लोगों का इधर आ जाए, इसलिए ये सारी प्रक्रिया की गई है और जिसमें लोगों को बेघर किया गया है। आज बहुत सारे परिवार सब उसमें, इसी क्रम में उन्होंने सरकार से भी कार्रवाई की है और सरकार ने उसमें एसडीएम को भी और ईओ को दोनों को निलंबित किया है। साथ में उन्होंने निलंबित किया है नगर परिषद के चेयरमैन को, चूँकि नगर परिषद के चेयरमैन का उसमें कोई रोल नहीं था। उस मीटिंग में माननीय जवाहरीलाल मीणा जी जो विधायक थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर विधायक जी को भी। अलवर से राजेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कह रहे हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष? मतलब विधायक के बेटे पर रेप का आरोप है तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मायने क्या इनकी बातों के? जी, भाजपा के कल देर रात को राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका के जो चेयरमैन है सतीश दुहारिया, नगर पालिका के ईओ मनोहरलाल मीणा और एसडीएम केशव कुमार मीणा को निलंबित कर दिया था और उन्हें अतिक्रमण तोड़े जाने का आरोपी माना था राज्य सरकार के द्वारा। उसको लेकर के अब भाजपा का सियासी हमला शुरू हो गया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय नरूका का कहना है कि भाजपा के जो नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक में विधायक खुद मौजूद थे। विधायक की मौजूदगी में जो प्रस्ताव पास किया गया था वो सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। तो अगर बैठक में जब बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो दोषी हैं तो फिर विधायक भी दोषी हैं, क्योंकि उनकी सहमति से भी जो उनकी भी सहमति थी जो निर्णय लिया गया था, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो विधायक के बेटे के ऊपर गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है 164 के बयान में लड़की ने कहा है, तो उस मामले को लेकर के इस तरीके की जो हथकंडे हैं वो विधायक के द्वारा अपनाए गए हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और उनके बेटे को उस मामले से बरी कराया जा सके। तो इस तरीके के आरोप अब बीजेपी जो मुखर होती जा रही है, उनका कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है और विधायक के इशारे पर ये अतिक्रमण तोड़ा गया है, क्योंकि मास्टर प्लान में अभी ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि इसकी चौड़ाई इस तरीके से की जाए। और मास्टर प्लान में एक चीज और चीज है क्लियर की गई है कि अगर कहीं जगह तंग गली है, कहीं जगह कम है, तो उसमें मास्टर प्लान के जो ऑर्डर है सघन आबादी क्षेत्र में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो वहां पूर्व स्वीकृतियों एवं भवन रेखा के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। ये जो मास्टर प्लान है उसमें ये लिखा गया है, तो क्यों नहीं, अगर इस तरीके की सघन आबादी क्षेत्र पर मंदिर थे तो क्यों नहीं इसकी पालना की गई। इस बात को लेकर के भाजपा सघन आबादी क्षेत्र में मास्टर प्लान में आप ये कह रहे हैं, ये लिखा है सघन आबादी क्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो आप पूर्ववत स्थिति रख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मास्टर प्लान की जो कॉपी है उसमें सड़क सुधार का संबंध एक बी पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें भूमि उपयोग योजना प्रमुख सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया जाना है का मार्ग
मार्गाधिकार जहां संभव हो निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही होगा। ठीक है। सघन आबादी क्षेत्रों में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो वहां पूर्व स्वीकृतियों ठीक है, एवं अब बीजेपी क्या स्टेप उठाएगी आगे? उस आक्रोशित जी, है बीजेपी बीजेपी की ओर से अभी कुछ देर बाद बीजेपी के जो प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी हैं, वो यहाँ अलवर आए हुए हैं। उनकी ओर से अभी मीडिया से रूबरू होंगे, तो उसके बाद बीजेपी की जो रणनीति है, आगामी रणनीति के बारे में मीडिया को ठीक है, बताएंगे। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और बीकानेर से बड़ी खबर है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ दिया गया है। इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में ये केंद्र बना है। स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब ताला जड़ दिया। 1 साल से स्टाफ नहीं होने का आरोप लगाया है। बार बार कहने पर भी सुनवाई नहीं होने से लोग नाराज। बड़ी खबर बीकानेर से, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया ताला। इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में केंद्र बना है। स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ताला जड़ दिया। 1 साल से स्टाफ नहीं होने का आरोप लगाते हुए ताला जड़ा गया। बार बार कहने पर भी सुनवाई नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, इंदिरा कॉलोनी में ये केंद्र बना है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर लोगों ने अब ताला जड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे इस दौरान। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कह रहे हैं 1 साल से यहाँ स्टाफ नहीं है, इसलिए इस पर ताला ही परमानेंट क्यों ना जड़ दिया जाए। उन्होंने कहते ताला लगा दिया इस पर। कहा कई बार सुनवाई की गई, कई बार शिकायत की गई, बात की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर स्टाफ नहीं है, इस वजह से इस पर ताला ही क्यों ना लगा दिया जाए। कहते उन्होंने ताला इस केंद्र पर लगा दिया। बड़ी खबर बीकानेर से। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ये लोग कह रहे हैं कि कई बार इन्होंने शिकायत की कि स्टाफ नहीं है यहाँ पर, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। जी बिल्कुल, जो आज ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये बीकानेर की इंदिरा कॉलोनी है, जहाँ पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। इसमें लंबे समय से जो प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि पिछले 1 साल से यहाँ अस्थायी रूप से चिकित्सक को लगाया गया है। यहाँ परमानेंट चिकित्सक नहीं है, नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, तो टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये इन सभी कारणों के चलते इन्होंने बार बार जो जिला कलेक्टर और CMHO तक भी शिकायत की, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर आज जो है वो क्षेत्र के लोगों का और भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ परमानेंट स्टाफ नहीं लगाया जाता है तब तक जो है इस केंद्र को बंद रखा जाएगा। हालांकि चिकित्सकों ने भी इनसे कहा कि हम आप इस ताले को खोल दें ताकि हम यहाँ कर सकें, लेकिन जिस तरह का रोष जो स्थानीय लोगों में और भाजपा के नेताओं में रहा, उसके चलते काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। और उन्होंने अब ये साफ कहा है कि जब तक स्टाफ परमानेंट नहीं लगाया जाता है तब तक इस स्वास्थ्य केंद्र को नहीं चलने दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ट्वीट कर लिखा कि मजबूत नेता और कार्यकर्ता पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाते हैं। कांग्रेस को चाणक्य चाहिए, व्यापारी नहीं। पीके से जोड़कर इसे माना जा रहा है। ट्वीट को पीके की एंट्री का विरोध माना जा रहा है। भरतपुर से RLD के विधायक हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग। राज्य सरकार में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग। उनका ये ट्वीट अब वायरल हो रहा है। क्या ट्वीट किया उन्होंने, बता देते हैं आपको। लिखा उन्होंने, किसी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं। कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, ना कि व्यापारी की। ये ट्वीट किया डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। आगे लिखा, उन्होंने कहा कि केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही संगठन को मजबूत बनाते हैं और चाणक्य की जरूरत है, किसी व्यापारी की नहीं। ट्वीट सुभाष गर्ग का। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में 6 प्रश्न पूछे जाने को लेकर राजस्थान के शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है।
गौरतलब है कि राजस्थान में राज्य बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। 21 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में 23 में से 6 सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर थे। ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड ने तैयार किए थे। इन प्रश्नों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, उपलब्धियों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इन सवालों को लेकर राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना था कि सवाल नहीं बल्कि पार्टी का महिमा मंडन किया जा रहा है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का आज 26वां दिन है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। पिछले 26 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने का 26वां दिन आज है। अब तक मांगों को लेकर किसी तरह का कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिला है, इसलिए आज ये कोविड स्वास्थ्य सहायक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। आज मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात करेंगे लोग। दिल्ली में भी इनका जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वो भी आज वापस लौट रहा है। आज 11 बजे दौसा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो सीएचए के धरने का 26वां दिन। आज मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात करेंगे सीएचए। महेश दाधीच मेरे सहयोगी धरना स्थल से, शहीद स्मारक से, जहां ये लोग बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं, वहां से सीधा महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आज 26वां दिन है, परेशानियां बढ़ रही होंगी, इन लोगों की मुश्किलें बढ़ रही होंगी इन लोगों की। और देखिए, कड़ी धूप में पिछले 26 दिनों से लोग लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। बातचीत की कोशिश भी की गई लेकिन अब तक नतीजा सिफर। अब क्या इनके प्रदर्शन का, धरने का रोड मैप रहने वाला है? आगे रणनीति क्या रहने वाली है? सुमित, बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरों पे ले जाना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं, सीएचए जिन्हें हम कह रहे हैं, और 28,000 पूरी प्रदेश की संख्या है, वो यहाँ पर आज भी अपने जोश के साथ, अपने उत्साह के साथ में यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये अपना उत्साह इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि जो लगातार अपनी मांग है उसकी नारेबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली होकर के आ गए हैं, अपनी मांगों को दिल्ली तक ले जाने की बात कही थी। सरकार से नाराजगी जता रहे थे कि इनके मुद्दों पर बात हुई नहीं है और अभी तक कोई आश्वासन इन्हें ठीक तौर पर मिला नहीं है, क्योंकि 26 दिन हो चुके। 1 अप्रैल से इनका जो ये धरना है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रदेश भर में 28,000 जो सीएचए लगे थे अलग अलग कोविड की जो तमाम परिस्थितियों को संभाल रहे थे, वो आज यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। लगातार मांग यही है कि जो इन्हें संविदा कैडर है उस पर यहाँ पर इन्हें शामिल किया जाए और प्रदेश के अलग अलग जिलों से, पूरे 33 जिलों से जो है न सिर्फ महिलाएं बल्कि जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा बड़ी संख्या में, महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। और एक ही मांग है कि जो सीएचए है उसको भी संविदा कैडर में डाला जाए और सीएचए की जो जॉब है उसको एक्सटेंड किया जाए। इस मांगों को लेकर के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सीधे जो अलग अलग जिलों से आए हैं उनसे बात करने की कोशिश कर। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? भरतपुर से। भरतपुर से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं 2022 संविदा कैडर में हमें जोड़ा जाए, हमारी 1 तारीख से कंटिन्यू ड्यूटियां रखी जाए और जो मांग है। मैडम, आप कहाँ से आए हो? भीलवाड़ा से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? संविदा कैडर में 2022 में शामिल कीजिए और नर्स के। सरकार से बात हुई है आपकी? हुई है, रोज हो रही है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश है। कहाँ से आए हो आप? सरकार से बात हुई, कोई बात हुई क्या? महेश हमारा सरकार से हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है मिलने के लिए, पर कोई वार्तालाप नहीं है। सबने आश्वासन दिया है, अभी तक कुछ भी वार्तालाप नहीं है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। अभी आज फिर हमारे सरकार से हमसे हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने के लिए। जैसे टीकाराम जी जूली है और मंत्री खाचरीवास जी है, उनसे मिलने के लिए गए हुआ है। उसके पास क्या रेस्पॉन्स आता है, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे क्या प्लान किया है? आगे यही जो हमारी कार्यकारिणी डिसाइड करेगी। उसके अलावा
अभी अनशन जारी है, क्रमिक अनशन आगे भी रहेगा। और अभी कल भरतपुर में हमारे आमजन के साथ है कि अब हमारे साथ आमजन भी जुड़ चुका है, अन्य संगठन भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता, छात्र नेता आदि जुड़ चुके हैं। हम उनके साथ मिलकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भरतपुर में था, आज दौसा में है, अब आगे जाके अलग अलग अनशन जारी रहेगा क्या? अनशन अगर कल हम 51 बंदे अनशन पे थे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनशन जारी रहेगा। और हम सरकार के थे देना चाहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हार के घर नहीं जाएंगे। आगे क्या करने वाले हैं? हम सरकार से ये कहने वाले हैं कि हम हारेंगे नहीं, चाहे तो मरना पड़े। काम करो। मंत्रियों के यहाँ पर पहुँचे कई लोग, आपके मंत्रियों के यहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ? ज्ञापन दिया? मंत्रियों के यहाँ पे जा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन अभी तक कोई वार्तालाप करने नहीं कर रहे। वो कल भी बुलाया 2 घंटे लास्ट में जाके भी उन्होंने। महेश आप कहाँ से आए हो? महेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या अभी तक कोई बात बनी है? कोई सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बात हुई? महेश, एक ही बात बनी कि वॉलंटियर फोर्स की जो हमारी प्रोसेस चल रही थी उस फाइल को क्रॉस कर दिया गया, बाकी और कोई बात नहीं बनी अभी तक। महेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी मांगों पर कोई बात बनी है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं बनी है। ओनली सिर्फ छोटे बच्चों को लेकर के भी आपको आना पड़ा यहाँ पर धरने पर? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सब परेशान हो रहे हैं। अभी तक सरकार सुन रही है, लेकिन सरकार को कहना देना चाहते हैं कि जब तक हमारी नहीं सुनेंगे यहाँ मत जाएंगे, लेकिन यहाँ से घर नहीं जाएंगे। देखिए, कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है, अपनी मांगों से डगमगाने वाले नहीं। महेश, जो अनशनकारी है उनसे बात करने की भी कोशिश है हमारी कि किस तरह से उनका अनशन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है, और तबियत जो है वो किस कदर जो है उनकी यहाँ पर बिगड़ी हुई है, बावजूद इसके उनका यहाँ पर जो है धरना जारी है। कितने दिन हो गए अनशन पर आपको? अनशन 26 दिन हो गए सर। अब आगे क्या रणनीति? आप लोग अपना अनशन तोड़ेंगे? सर, जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मांग आपकी अभी आप परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं या फिर संविदा कैडर में लेने की? संविदा कैडर में लेने के लिए हम अपनी नौकरी पे वापस जाना चाहते हैं। सरकार से जो बात हुई है उसमें सहमत नहीं है आप? नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम 3 महीने की जाना नहीं चाहते, हमको परमानेंट नहीं तो कम से कम संविदा कैडर में करो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अनशनकारी हैं कह रहे हैं कि अपनी मांगों पर अडिग हैं, और भले ही तबीयत खराब क्यों नहीं हो, ड्रिप यहाँ पर उन्हें चढ़ाई जा रही है, और उसके बाद भी जो है वो अपनी मांगों पर यहाँ पर डटे हुए हैं, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं गंगानगर जिले से हूँ। अभी आप लोग के जो साथी हैं वो दिल्ली होकर के आए, कोई संकेत मिला है उन्हें यहाँ? अभी भी कुछ साथी हमारे दिल्ली भी हैं और दिल्ली होके भी आए हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। जब से हमारे पास कोई भी मंत्री या विधायक आप आवाज सुन सकते हैं मेरी? चला जाता है, एक बार आता है आश्वासन देके चला जाता है, कोई भी हमारा हल नहीं निकाल रहे अभी तक। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आपका फैसला जल्दी कर दिया जाएगा, सीएम साहब के पास फाइल चल रही है, सीएम साहब के पास फाइल चल रही है। चिकित्सा मंत्री ने जो बात बोली है भैया, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। चिकित्सा मंत्री की बातों से सहमत हैं आप? जो चिकित्सा मंत्री ये कह रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो ठीक तौर पर जायज नहीं है, किस तरह से आप क्यों जायज ठहराते हैं अपनी मांग को? आपको जब लिया गया था कि आपको टेम्पररी बेसिस ही लिया जा रहा है, आपको जब पता था कि 6 महीने में आपको हटा दिया जाएगा, फिर आप धरने पर क्यों बैठे हैं? नहीं सर, पहले मैं 2 महीने के लिए बोला था, 2 महीने रखने के लिए बोला था। बाद में वो सरकार की जरूरत पूरी करने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एक्सटेंशन करके हमारा बढ़ा दिया गया। उसके बाद सर जो वैक्सीनेशन तरह वो राजस्थान 1 नंबर पे पहुंच गया तो हमें हटा दिया गया अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद। अच्छा, धूप काफी तेज पड़ रही है, गर्मी हो गई है, गर्मी से परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी हो रही है, क्योंकि हम 26 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और सरकार हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही, तो थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट तो होता ही है इस बात से। गर्मी आपके हौसले नहीं तोड़ेगी? नहीं, हौसले बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि हम अपनी नौकरी वापस लेके ही जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं गंगानगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट। सभी जिलों से लोग हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे, अपने डिस्ट्रिक्ट से सभी से अपने सीएच साथी यहाँ पे पधारे हैं। तो जो अभी आपके लोग यहाँ अलग अलग मंत्रियों से मिलने जा रहे हैं, उनको कोई संकेत मिल रहा है? देखिए जी, मंत्री साहब तो यही बोल रहे हैं कि वो हल करेंगे, अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अभी जो भी है वो बोल देते हैं कि अपने अशोक गहलोत जी के पास है, जो अभी देखो अशोक गहलोत जी कब हमें ये गिफ्ट देते हैं। तो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अभी मिल नहीं पा रहा, मतलब जो बात है वो बन नहीं रही है, और जो कह रहे हैं कि पर्वत सी पीर जो है वो पिघलनी चाहिए, और यही उम्मीद जो है इन्होंने यहाँ पर
संजोई है, तो नारेबाजी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अभी आप लोग दिल्ली भी होकर के आ गए, कोई बात बन पाई है? देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है सरकार, और इसको हमें कल समझ में आ गया जब मुलाकात के लिए देवाराम जी ने हमें बुला लिया, मुलाकात की नहीं। उसके बाद से पूरे आंदोलन में आक्रोश हुआ है, CHA में आक्रोश है, और परिवार वालों में, हमारे परिवार के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि राजस्थान के जो सरकार है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती है। ये हमें आभास होने लग गया है, पर हम सुना के रहेंगे। कल हमने दौसा में हमारे परिजनों ने प्रदर्शन किया, सर्व समाज ने प्रदर्शन किया, आज दौसा में है, और इस तरीके से पूरे राजस्थान में प्रदर्शन होगा। हालांकि आज सुबह टीकाराम जी जूली जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा सारा मामला CM साहब के संज्ञान में, पर कुछ होता हुआ अभी तक हमें कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है, और हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमारी मांगों को लिखित में स्वीकृति मिलेगी। देखिए, लिखित में स्वीकृति चाहते हैं, और ये लिखित में जो स्वीकृति है अभी तक अगर मिली नहीं है, ये स्वीकृति जब तक नहीं मिल जाती है तब तक जो है वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। संख्या एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए हो? हेलो, कहाँ से आए हो आप? सरदार शहर से। सरदार शहर से आप आए हो। कोई मांग पे बात बन पा रही है आपकी? बन पा रही है ना, धीरे धीरे बनेगी सब कुछ। आपको उम्मीद है कि कुछ आप हासिल करेंगे आज? पक्की उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। कहाँ से आए हो आप? हनुमानगढ़। क्या चाहते हैं? हमें बस सुविधा केंद्र 2022 में शामिल करना। अच्छा, एक बात बताइए कि बिना परीक्षा के आप नौकरी चाह रहे हैं, बिना परीक्षा के, है ना, लेकिन अगर आपके बाकी के जो साथी हैं वो सवाल खड़े करेंगे कि यार इन्हें बिना परीक्षा के नौकरी दी जा रही है, ये जायज होगी क्या बात? जायज तो जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमने कोरोना के अंदर लोगों की सेवा की है अपनी जान पे करके। जबकि उन लोगों को भी ये करना चाहिए था कि जब पूरा देश संकट में है उस टाइम कोई परिवार का लोग परिवार के साथ नहीं खड़ा था। उस टाइम हमने लोगों के वैक्सीनेशन दी है, उनके कोविड के अंदर उनके घरों तक किटें वितरण किए हमने, और PP किट पहन के 6-6 घंटे तक लगातार हमने सैंपल कलेक्ट भी किए हैं। और आप देख सकते हो उस टाइम कितनी गर्मी होती थी, नीचे खुद के कपड़े ऊपर PP किट, वो पहनना भी कोई आसान काम नहीं था। इसलिए हमें हमारा महेश, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? क्योंकि कोविड के दौरान आप तक आवाज पहुंच रही है महेश? उस समय जबकि जानलेवा कोविड था उसके बावजूद भी जो है ये डटे हुए थे महेश, और पूरे साहस के साथ में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। तब आज इनका ये कहना है कि उस वक्त में जब ऐसे मुश्किल दौर के अंदर इन्होंने जब अपनी सेवाएं दी और अपनी जान की परवाह भी नहीं की, ऐसे समय में सरकार। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।